Hello students, welcome to the series of class 7th. My name is Pranjal Sharma and we are discussing all the chapters in your class 7th साइंस सब्जेक्ट। हम यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को कवर कर रहे हैं एंड वन ऑफ द चैप्टर इन योर साइंस सब्जेक्ट इन क्लास 7th इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम बहुत ही बेसिक तरीके से इसका इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जो डेली लाइफ में हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है उसके बेसिस पर हम इसको समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन मतलब मैम बड़ी सी गाड़ी होती है, उसके अंदर बहुत सारा सामान होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है और हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। सिंपल सी बात है, जब भी हम घर स्विच करते हैं या फिर हमारे पापा का ट्रांसफर हो जाता है तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब इतना सारा सामान कौन लेके जाता है? हम ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं, वो एक बड़ी सी गाड़ी भेजते हैं, उनके लोग आते हैं, हमारे घर का सारा सामान पैक करते हैं, गाड़ी में रखते हैं और अपने आप वो सामान वो हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचा देते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। राइट, यही तो होता है ट्रांसपोर्टेशन हमारी डे टू डे लाइफ में। बिल्कुल ऐसा ही ट्रांसपोर्टेशन आपकी बॉडी में चल रहा है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम फॉर एन एग्जांपल ह्यूमन बॉडी ले लेते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ऐसा ही ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन? आपने डाइजेशन पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि आप खाना खाते हैं, आपने पढ़ा है कि आप पानी पीते हैं, आपको पता है कि खाने के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जिसकी आपके शरीर के हर एक ऑर्गन को जरूरत है। क्यों? एनर्जी के लिए, काम करने के लिए। तो अब आपको पता है कि आप खाना खा रहे हो, खाना तो मुंह में खा रहे हो मैम, खाना डाइजेस्ट हो रहा है स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन सिर्फ माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन तो हमारी बॉडी में है नहीं है। हमारी बॉडी में तो लंग्स भी है, हमारी बॉडी में तो लिवर भी है, हमारी बॉडी में तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, हमारी बॉडी में हार्ट भी है। सभी को काम करना है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स यानी कि भोजन सभी को चाहिए, लेकिन भोजन पहुंचा कहां तक है? सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से निकाल कर ये जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपने खाने में ले लिए हैं, इसको हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन तक, हर एक छोटी से छोटी सेल तक पहुंचाने का काम एक सिस्टम कर रहा है। एक प्रॉपर सिस्टम है हमारी बॉडी में, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप पूरी की पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करो और जस्ट इन केस अगर कोई गलत चीज भी पहुंच गई है, वेस्ट प्रोडक्ट पहुंच गया है, उसको कलेक्ट करके ले आओ वापस ताकि शरीर से बाहर निकाल सके। इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन है इसे ह्यूमन बॉडी में कौन कर रहा है कंट्रोल? सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे खाने को पचाने का काम कर रहा है एक अलग सिस्टम जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे हम सांस लेते हैं, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जिससे हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, उसके किसी भी फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करेगा। सब अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं। दिस इज हाउ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। फॉर एन एग्जांपल, ऐसा ही ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स की भी बॉडी में होता है। इतना बड़ा प्लांट है, आप सभी ने जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, वो कहां पर होती है? पत्तियों में। क्योंकि पत्तियां होती हैं हरी, क्योंकि हरी पत्तियां हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के पास ताकत है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए तो पत्तियों में भोजन बन पाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। लेकिन आप जानते हो सिर्फ पत्तियां तो नहीं है जिसे भोजन चाहिए। भोजन कहां पर होना चाहिए? भोजन मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब आप प्लांट की बॉडी में भी हर जगह में एनर्जी चाहिए। रूट्स को एनर्जी चाहिए पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, स्टेम को एनर्जी चाहिए प्रॉपर एक जगह पर जिंदगी भर खड़े रहने के लिए, ब्रांचेस को भी एनर्जी चाहिए ताकि उसके ऊपर फूल खिलेंगे, उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन आने वाला है, बाहर आने वाला है, उसको रेगुलेट करने के लिए। तो आप समझ गए ये सारी चीजें, यानी कि प्लांट बॉडी को भी एनर्जी की जरूरत होती है और ये जो एनर्जी है वो प्लांट को भी हर जगह चाहिए। तो प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फूड ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी करने के लिए। तो वहां पर भी स्पेशल तरीके का सिस्टम है जिसको हम कहते हैं वस्कुलर सिस्टम। नाम अलग अलग है, काम एक ही है। प्लांट्स के कंटेक्स्ट में हम इसे वस्कुलर सिस्टम कहते हैं, एनिमल्स के कंटेक्स्ट स्पेशली ह्यूमन के कंटेक्स्ट में हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में आने वाले हैं, पहले हम एक बार देख लेते हैं। व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज सर्कुलेटरी सिस्टम इन रिलेशन विद ह्यूमन। ह्यूमन में किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हम देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज ब्लड, what is plasma, what is blood cells, what are blood vessels, what is heart, what is the functioning of heart, what is the structure of heart, what is deoxygenated and oxygenated blood, क्या होता है ये हम जानेंगे। इसके बाद ह्यूमन में एक और सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम।
इसका काम क्या है, जो कुछ भी गंदा है उसको कलेक्ट करके ले आओ और बॉडी से बाहर निकाल दो। एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट किडनी, वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, व्हाट इज डायलिसिस, व्हाट इज एक्सक्रीशन। अदर एनिमल्स में, अगर ह्यूमन के अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो खाना खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ खराब चीजें भी खाते हैं, तो जो खाना खाएगा वो एक्सक्रीशन भी करेगा, बेकार चीजों को अपने शरीर के बाहर निकालेगा। तो एक्सक्रीशन इन अदर एनिमल्स, इतना हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के कंटेक्स्ट में या ह्यूमन के कंटेक्स्ट में। अब प्लांट्स में भी हमने ट्रांसपोर्टेशन अभी अभी समझा है, तो प्लांट्स में भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, या फिर आप कह सकते हो वेस्क्यूलर सिस्टम होता है उनके अंदर। और लास्ट में हम देखेंगे अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो बताने वाला है कि पौधे जितना पानी रूट से लेते हैं, सारा का सारा पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं। काफी सारा ऐसा पानी होता है जो वेस्ट होता है, जो शरीर से बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक सारे आने वाले हैं, काफी थोड़ा सा लंबा चलने वाला है चैप्टर, पर अगर आप अपनी बॉडी को कंसीडर करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम सबसे पहले उठाते हैं आपका पहला टॉपिक, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इन कंटेक्स्ट विथ ह्यूमन, ह्यूमन की हम बात करेंगे। आप ह्यूमन यानी कि अपनी बॉडी को कंसीडर करके चलिए और समझते जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है ना। खाना मुंह से खा रहे हो लेकिन फिर भी हाथ को एनर्जी चाहिए, हाथ में भी जा रहा है खाने की एनर्जी सारी की सारी। पैर चला रहे हो, पैर में भी जा रही है। सांस ले रहे हो, फेफड़ों में भी जा रही है ना। आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? मैम एक सिस्टम बनाया है हमारी बॉडी में जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। फॉर एन एग्जाम्पल, एक टीचर क्लास में आता है और वो कहता है कि मैं इस चैप्टर के सारे नोट्स लेके आई हूं, आप सभी अपनी क्लास में सारे बच्चों को सर्कुलेट कर देना। सर्कुलेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी कि एक दूसरे को दे देना, आपस में बांट लेना। इसे हम सर्कुलेट कहते हैं ना क्लास में। यही नाम है, इसी नाम से आया है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, सभी को दे देना प्यार से। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली है क्या? एक ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी में जो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यही मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं, या इंपॉर्टेंट भी नहीं, वेस्ट प्रोडक्ट भी, उनको भी कलेक्ट करके लाने का काम कौन करता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो कलेक्ट होने वाले हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं? जैसे कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, खाने में आपने जितना भी खाया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी आपने लिया है, इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑक्सीजन को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। सांस हमें लेनी है, सांस से क्या होता है? ऑक्सीजन आपने ली, जो भी भोजन खाया है उसमें से एनर्जी निकालने का ये काम करेगी। और ये कहां पर होगी? प्रोसेस सभी जगह होगी। तो ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी में हर एक सेल को चाहिए। आपकी बॉडी में गलती से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है विच इज नॉट यूजफुल फॉर योर बॉडी, और बॉडी के हर एक कॉर्नर में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो वहां से कलेक्ट भी करके लाओ। चलो कलेक्ट करके लेके आते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कलेक्ट करना है ना। तो इन सभी पर हमने क्या किया है? ट्रांसपोर्ट किया है, हमने सर्कुलेट किया है ये सारी चीजें अपनी बॉडी में। लेकिन हम ये ट्रांसपोर्टेशन करते किसकी मदद से हैं? आखिरकार इस सिस्टम में ऐसा क्या मौजूद है? तो इस सिस्टम में मौजूद है ब्लड। अब ब्लड की तो बहुत बड़ी कहानी होती है भाई। खून का रिश्ता और खून की कहानी तो सदियों से चलती आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी। इसीलिए चलती आ रही है क्योंकि इस ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये ब्लड ही है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ये सारे काम करता है। अब अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सिर्फ ब्लड नहीं होता है। हाँ मैम, ब्लड नहीं होता है। हमने तो ब्लड और हार्ट दोनों को एक साथ पढ़ा है, तो क्या हार्ट भी इसी में आता है? बिल्कुल। आपका जो दिल है और जो ब्लड है, ये दोनों के दोनों आप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर पढ़ते हो। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज गोइंग टू कवर द ब्लड, द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल्स मतलब सिंपल सी बात है, जैसे पेड़ के पास शाखाएं होती हैं, वैसे ही हमारे जो ब्लड है, उस ब्लड को हमें पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें क्या लगेगा? बहुत सारी ब्रांचेस लगेंगी मैम। एक ब्रांच यहाँ जा रही होगी, एक ब्रांच यहाँ जा रही है, बहुत सारी ब्रांचेस पैर में जा रही हैं, बहुत सारी ब्रांचेस है जो हमारे सर में आ रही हैं, ब्रेन में आ रही हैं। तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं, ट्यूब्स आप कह सकते हो, जिन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, सो ये 3 टॉपिक होने वाले हैं जो हमारे इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। और सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज द ब्लड। जब ब्लड की बात की जाती है तो मैंने आपको बताया कि ब्लड का रिलेशन काफी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, इसीलिए सुनते आ रहे हैं क्योंकि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल जैसे कि ब्लड क्या है, एक टेक्निकल डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मतलब
फ्लूइड मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब तरल, तरल यानी कि पतला लिक्विड, है ना। तो ये क्या है, एक फ्लूइड है। सबसे पहली बात आपने समझ ली कि मैम ये लिक्विड है, ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड है तभी तो फ्लो हो रहा है, सॉलिड होगा तो फ्लो हो पाएगा क्या, नहीं, एक ही जगह पर रह जाएगा। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है, कनेक्टिव, कनेक्टिव मतलब कनेक्शन बनाना, जोड़ना, आपस में जोड़ना। ऑब्वियस सी बात है, ब्लड आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक सेल तक पहुंच रहा है, यानी कि सिंपल सी बात है, कनेक्शन बना रहा है। तो इट इज अ लिक्विड यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसका काम है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो आपने खाने से लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम में लिया था, और ऑक्सीजन जो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला जो हमारा सिस्टम होता है, उसमें लिया था। इन दोनों को बॉडी के हर एक सिंगल सेल तक पहुंचा दो, हर एक, मतलब कोई भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जरूरी है एनर्जी निकालने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए हमारी बॉडी में। इसके अलावा इसका क्या काम है, इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड जो गलती से हमारी बॉडी की हर एक सेल के अंदर बन रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को, हाँ हर एक जगह बन रही है तो हर एक जगह से उसे कलेक्ट करके भी लाना है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम हर एक जगह से कलेक्ट करके लाएंगे और उसे हमारी बॉडी से बाहर आप निकालते हो रेस्पिरेशन के थ्रू। जब आप सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है, क्योंकि ये एक फाउल गैस है, एक पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक गैस है आपके लिए, आपकी डेथ हो सकती है अगर आपकी बॉडी से इसे बाहर नहीं निकाला जाएगा तो। इसीलिए तो कहते हैं रात को जब हम सोते हैं तो ब्लैंकेट को मुंह पर ओढ़ कर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आपने ब्लैंकेट के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो तो ले ली, अब ब्लैंकेट के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बची हुई है, तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक है, चलिए, तो ये काम है हमारे ब्लड का। इसके अलावा द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट कि ब्लड के अंदर होता क्या क्या है, क्या क्या मौजूद होता है। आप कभी ने सुना है, नहीं सुना? एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपकी बॉडी से थोड़ा सा ब्लड निकाला गया, ब्लड निकाला, उसको हमने डाला ग्लास ट्यूब में, ये देखो, ये एक ग्लास की ट्यूब है लंबी सी, ठीक है, इसके अंदर मैंने ब्लड डाल दिया, ऊपर से मैंने ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, और जैसे मम्मी मक्खन निकालने के लिए मशीन को, जो जार होता है उसको मशीन में फिट कर देती है, और क्या करती है, चालू कर देती है, और नीचे से रोटेट होना शुरू हो जाती है। रोटेट होती है तो अंदर जो भी है वो सब क्या है, रोटेट होता है, बहुत स्पीड से रोटेट होता है। स्पीड से रोटेट होते हुए तो आपने देखा होगा, बाद में आप देखोगे मक्खन ऊपर दिखाई देने लगता है, और जो भारी है यानी कि जो मट्ठा होता है, जो आप जैसे बटर मिल्क कहते हो, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा भारी होता है, मक्खन थोड़ा हल्का होता है, तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ब्लड के साथ आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपको अपने घर में नहीं करना है, क्योंकि बॉडी से ब्लड नहीं निकालना है आपको। चलिए, तो आपका बॉडी का ब्लड बाहर आया, उसे ग्लास ट्यूब में लिया, ट्यूब को ऊपर से बंद कर दिया, सपोज कर लो ये जार बन गया है, एक मशीन होती है जिसके अंदर इसको हम फिट कर देते हैं, फिट करते हैं, उस मशीन को चालू कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही मिक्सर ग्राइंडर की तरह ही चलती है, रोटेट करेगी, रोटेट करेगी, रोटेट करेगी, थोड़ी देर बाद आप इसको बंद कर दोगे तो आप देखोगे जो हल्की चीजें हैं ब्लड की वो ऊपर आ जाएंगी, और जो भारी है वो नीचे सेटल हो जाएंगी। जो हल्की चीजें ऊपर आ जाती हैं वो एक्चुअली में येलो कलर का लिक्विड होता है, और इस येलो कलर के लिक्विड को हम कहते हैं प्लाज्मा। लुक एट हियर, हम यहाँ पर बात करते हैं, आपने यहाँ पर ब्लड लिया था, इसको रोटेट कराया, रोटेट कराने के बाद आपने देखा ऊपर हल्की चीजें आ गई हैं, लाइट आ गई है, हल्की जो है वेट में वो ऊपर आ गई है, और जो भारी है वो नीचे सेटल हो गई है। अब जो ऊपर है, ये जो आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो ब्लड में प्लाज्मा मौजूद है, लिक्विड जो कैसा है, पेल येलो, थोड़ा सा येलो कलर का होता है, स्लाइट येलो कलर का, और जो नीचे रेड कलर की आपको ये सब दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं ब्लड सेल्स। तो ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं मेजरली, एक तो प्लाज्मा होता है और एक ब्लड सेल्स होती हैं। आपको पता है ब्लड हमेशा हमारा लिक्विड स्टेट में रहता है, फ्लोइंग स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, इसका मतलब हमारे ब्लड में लिक्विड यानी कि फ्लूइड कंपोनेंट ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम दाल बनाने जाते हैं, सिंपल सी बात है, अगर मैं दाल ज्यादा डाल दूंगी, पानी कम डाल दूंगी तो वो गाढ़ी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी तो वो फ्लोट नहीं करेगी। अगर मैं दाल कम डालूं और पानी ज्यादा डालूं तो वो लिक्विड लिक्विड रहेगी, वो फ्लो करती रहेगी। तो हमारे ब्लड को भी तो लिक्विड रहना है, फ्लो करना है, तो उसके अंदर कंपोनेंट कौन सा ज्यादा होगा, उसके अंदर ज्यादा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, मैंने बोला प्लाज्मा एक लिक्विड कंपोनेंट होता है, किसका, ब्लड का, जो लिक्विड बनाता है। तो प्लाज्मा को ज्यादा होना मांगता है, इसीलिए हमारा ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, प्लाज्मा इज अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, बता दिया मैंने आपको। इस लिक्विड कंपोनेंट के अंदर हमारी बॉडी की सेल्स पड़ी होती हैं। सेल्स को समझ लो आप दाल, जब हम दाल बनाते हैं, क्या है ये, सॉलिड पार्ट है, दाल सॉलिड हो गई,
उसके अंदर आपने लिक्विड यानी कि पानी डाल दिया काफी सारा दाल बनाने के लिए, तो लिक्विड हो गया प्लाज्मा, सॉलिड हो गया ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स प्लाज्मा के अंदर पड़ी रहती हैं। प्लाज्मा कितना कंपोनेंट बनाता है ब्लड का? अगर हम 100% ब्लड की बात करें तो 100% ब्लड में से आपका जो प्लाज्मा है इट इज फॉर्मिंग 55% ऑफ द ब्लड। समझ में आया? ब्लड का 55% कौन बना रहा है? प्लाज्मा बना रहा है। बचा कितना मैम? 45% बचा। 45% ऑफ द ब्लड कौन बना रहा है? ब्लड सेल्स। ऑब्वियसली बात है, इनको तो कम होना ही पड़ेगा तभी हमारा ब्लड फ्लो करेगा। प्लाज्मा को ज्यादा होना पड़ेगा ताकि हमारा ब्लड गाढ़ा ना हो जाए। तो प्लाज्मा होता है आपका क्या? प्लाज्मा। जब ब्लड सेल्स हम हटा देंगे ब्लड में से और बचा हुआ जो होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। दैट इज द लिक्विड कंपोनेंट बिकॉज ऑफ विच आवर ब्लड रिमेन इन फ्लूइड स्टेट, बहते वाली स्टेट में रहता है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या है मैम? सेल्स तो आपने सारी बाहर निकाल दी। प्लाज्मा के अंदर पानी होता है, मोस्टली वाटर होता है। आप देखो 95% वाटर है। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है? डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स। फॉर एन एग्जांपल, इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो आपके शरीर को लड़ने की क्षमता देती हैं। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सारे कैल्शियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर होते हैं। तो ये सब डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, घुले हुए। इसके अलावा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मौजूद है। जी हाँ, ठीक है। तो दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। एक आपको पता चल गया प्लाज्मा के बारे में। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है मैम? दालें, यानी कि ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स होती हैं जो आपकी प्लाज्मा के अंदर घुली हुई रहती हैं। सी यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, एक बार पहली स्लाइड को भी देख लेते हैं। ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा, अभी हमने देखा था। एंड दे आर, कौन कौन से तरह की हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, जिसमें से सबसे पहली होती है, शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट्स। समझ में आया आपको? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। क्लियर? अब हम एक एक करके इन तीनों तरह की सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पाई जाती हैं। और सबसे पहली है आपकी आरबीसी, रेड ब्लड सेल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड सेल इन योर बॉडी। ठीक है, हमारे रक्त में, हमारे खून में पाई जाने वाली एक सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड सेल, क्योंकि इनका नंबर हमारे खून में सबसे ज्यादा है। हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा आउट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी सबसे ज्यादा होती है। सी, बहुत ही ज्यादा होती है आरबीसी। चलिए आरबीसी के बारे में और क्या खास बात है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर फॉर रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, ऐसी ब्लड सेल्स जो रेड कलर की दिखाई देती हैं आपको। ऑब्वियसली बात है, जब हमने उसको घुमाया था सेल्स नीचे रह गई थी, तो नीचे वाली सेल्स का जो नीचे वाला जो लिक्विड था, जो कंपोनेंट था, वो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीसी का काम क्या है। दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। वही ऑक्सीजन जो हमने रेस्पिरेशन में सांस लेते वक्त बॉडी के अंदर लिया है, इसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम आरबीसी करती है, डब्ल्यूबीसी नहीं करती, प्लेटलेट नहीं करती। सबका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है आपकी बॉडी में। आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है आपकी बॉडी की हर एक सेल तक, ताकि वो एनर्जी रिलीज कर सके। अब ये रेड कलर की क्यों दिखाई दे रही है मैम? स्पेशली ये क्यों रेड कलर की दिखाई दे रही है? क्योंकि इनके पास एक कॉम्पोनेंट पाया जाता है आरबीसी के अंदर जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इसका कलर होता है रेड, और इसके रेड कलर होने की वजह से आरबीसी का कलर होता है रेड। और क्योंकि आरबीसी हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए हमारे ब्लड का कलर होता है रेड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, या फिर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है आरबीसी में जिसकी वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, सिर्फ आरबीसी के पास होता है ये। फॉर एन एग्जाम्पल, ये देखो, ये एक आरबीसी है। एक्चुअली में सपोज करो ऐसी होती है आपकी आरबीसी, नॉट द राउंड शेप, नॉट एग्जैक्टली राउंड शेप, पर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी ओवल शेप होती है, अंडाकार टाइप की होती है। इसके अंदर मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया? जब आरबीसी को हमने खोला तो हीमोग्लोबिन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो
हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में हम HB से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो डॉक्टर सीधा बोल देता है ब्लड टेस्ट कर लो, हीमोग्लोबिन चेक कर लो, खून की कमी तो नहीं है। हीमोग्लोबिन का मतलब RBC के अंदर जो रेड कलर का कंपोनेंट पाया जाता है उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन बना होता है किस चीज का? आयरन का। तो जब डॉक्टर को लगता है कि आपके शरीर में आयरन की कमी है या खून की कमी है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपको कहना चाह रहा है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है। व्हाई दिस हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो हमने अभी फंक्शन बोला था कि आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, एक्चुअली में ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल में भी ये हीमोग्लोबिन है जो ट्रांसपोर्ट करता है। ये अपने साथ ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। इसकी बहुत अच्छी दोस्ती है ऑक्सीजन के साथ, बहुत अच्छा, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर मानो, ठीक है। वो इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती करता है, इसको बाइंड कर लेता है अपने साथ ऑक्सीजन को, बोलता है चलो 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 मैं तुम्हें बॉडी की सभी सेल्स तक पहुंचाता हूं जहां तुम्हें जाना है। तो एक्चुअली में हीमोग्लोबिन हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। देखो यहाँ पर ये लिखा है द रेडिश कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की कमी है या आयरन की कमी है या खून की कमी है, ये सारी चीजें एक ही चीज से रिलेटेड है, दैट इज आरबीसी। आरबीसी का काउंट बढ़ाना है, आयरन का काउंट बढ़ाना है। आयरन आपकी बॉडी में कम है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? हरी सब्जियां खाइए, आपका खून बढ़ेगा। ऐसा कहते हैं ना, चुकंदर खाइए खून बढ़ेगा, अनार खाइए खून बढ़ेगा। क्यों नहीं? अगर आप ये सब खा पाते हो तो वो अलग से देता है आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स। फॉलिक एसिड के अंदर एक ऐसा विटामिन होता है जो आरबीसी बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हुआ आरबीसी के बारे में। अब ये कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स है, इनका अपना एक लाइफ स्पैन होता है। एक लाइफ स्पैन होता है, इतने दिन तक ये जिंदा रहती हैं, इतने दिन बाद मर जाती हैं, फिर इनको रिप्लेस करने के लिए आपके ब्लड में नई आरबीसी बनती रहती हैं, ठीक है। तो द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज जस्ट 120 डेज, यानी कि 4 महीने बाद आपकी बॉडी में नई आरबीसी बनती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार में सारी की सारी मर जाएंगी फिर नहीं बनेंगी, नो नो नो। कुछ आज बन रही है, कुछ कल बन रही है, कुछ परसों बन रही है। जैसे जैसे बनती जाती है वैसे वैसे उनका लाइफ स्पेन खत्म होता जाता है और नई बनती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, ये तो आप जानते हैं। चलिए, तो ये हो गया अबाउट आरबीसी। आपको इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना है, अबाउट हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली ब्लड सेल है आपकी WBC। WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट मींस जिनका कोई कलर नहीं होता, उसे हम व्हाइट कह देते हैं, ठीक है। WBC इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, इन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का इंफेक्शन घुस रहा है, आपकी बॉडी में किसी तरह की एलर्जी हो रही है, आपकी बॉडी कि किसी भी ऑर्गन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, कुछ भी आपने उल्टा पुल्टा खा लिया है, बैक्टीरिया घुस रहा है, इन सब से लड़ने के लिए कौन तैयार है आपकी बॉडी में? सेना कौन है? सेना जो लड़ने वाली है दैट इज WBC। मैं तो सेना कहती हूँ, है ना, सुरक्षा सेना बल हमारी बॉडी का, ठीक है। सुरक्षा सेना बल कौन है? WBC। कोई आया उसको, उसके साथ लड़ने सबसे पहले तैयार हो जाती है। इसीलिए आपकी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन इतनी जल्दी से नहीं लगता है, क्योंकि आपकी ब्लड में ऑलरेडी कुछ तैयार है सेना। जब कोई भारी इंफेक्शन आ जाता है जिसके सामने ये सेना कम पड़ जाती है, जैसे कोरोना वायरस आ गया था, उसके लिए हमारी WBC तैयार नहीं थी, उन्हें पता नहीं था कि ऐसी भी कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए हमारा शरीर ने इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाया, ठीक है। लेकिन जनरली जो छोटे मोटे आपको इन्फेक्शन लगते रहते हैं, उन सभी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए WBC तैयार है। तो WBC और इस तरह का सिस्टम जो हमारे शरीर को सुरक्षा देता है, उसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है। हम सभी ने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा है, तो इम्यून सिस्टम में कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक तरह से WBC हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रह रही है, हमारी बॉडी को बचा के रख रही है बाय किलिंग द जर्म्स एंड द बैक्टीरिया एंटरिंग इन योर बॉडी, ठीक है। ये काम हो गया WBC का। तीसरी आपकी जो ब्लड सेल्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। तीसरी तरह की ब्लड सेल्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। और ब्लड प्लेटलेट्स अगर आप बात करें ब्लड सेल्स में सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी यही होती है। देखो ये लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट सेल्स इन द ब्लड। बॉडी की नहीं बात कर रही हूं मैं, सिर्फ ब्लड की सेल्स की बात कर रही हूं। तो ब्लड सेल्स में प्लेटलेट सबसे छोटी होती हैं, आरबीसी का नंबर सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम WBC का नंबर होता है। सेकंड नंबर पर जो सबसे ज्यादा है हमारे ब्लड में, वो ब्लड प्लेटलेट है। प्लेटलेट वही प्लेटलेट जिसे हम प्लेट्स 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 के नाम से जानते हैं। डेंगू हो गया है, प्लेट्स गिर गई हैं। चिकनगुनिया हो गया है, प्लेट्स गिर गई हैं। कोरोना वायरस हो गया है, प्लेट्स गिर गई हैं। टाइफाइड हो गया है, प्लेट्स गिर गई हैं। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ब्लड प्लेटलेट्स,
ठीक है, चलिए अब ब्लड प्लेटलेट का काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम आपकी बॉडी में करने वाली है दीज ब्लड सेल्स। इनका काम है चोट लग जाए कहीं पर तुरंत वहां पर खून का थक्का बनाकर ब्लीडिंग को रोक दो। यहाँ पर कट लगा, ब्लीडिंग होती है, आप देखते हो 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट बाद ये ब्लीडिंग रुक जाती है। यहाँ पर एक सॉलिड सॉलिड सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, जो रोक देता है। वो जो सॉलिड स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉट, खून का थक्का। और इसे बनाने में कौन मदद करता है, हमारी प्लेटलेट। कहीं पर भी डैमेज हो जाए हमेशा ब्लड प्लेटलेट क्या करती हैं, वहां पर इकट्ठी हो जाएंगी और खून को बाहर आने ही नहीं देंगी। ऐसे एक मकड़ी का जाला टाइप का बना लेती हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो गया, अब निकालो, कितना बाहर निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, इकट्ठी हो गई है। तो ब्लड प्लेटलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग, या फिर टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द बॉडी। जरूरी है, वरना खून निकल निकल के इंसान की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ये है एक ब्लड वेसल, यानी कि वो ट्यूब जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता रहता है हमारे, है ना, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों ट्यूब्स है हमारी बॉडी में। इसमें आपको ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, नाउ यू कैन इजीली से कि मैम ये सारी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, हम तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज दे आर रेड इन कलर। इसके अलावा आपको ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, इनको ना एक्चुअली में ब्लू कलर की डाई से इनको कलर किया जाता है, उसके बाद इनको देख सकते हैं। व्हाइट तो दिखाई देगा ही नहीं ना हमको कहीं पर भी, तो हम इसमें डाई लगा देते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये है आपकी WBC, यहाँ पर ब्लू कलर की दिखाई दे रही है बट दे आर एक्चुअली व्हाइट इन कलर बिकॉज दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ओनली प्रेजेंट इन RBC। और ये जो आपको छोटे छोटे कीड़े जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, वेरी टाइनी 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 टाइनी, ये है आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो 3 तरह की सेल्स हो गई हैं आपकी ब्लड में। सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा, RBC, उसके बाद कौन पाया जाएगा, ब्लड प्लेटलेट, सबसे कम पाई जाती है WBC। ठीक है जी, चलिए